नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद भास्कर में। आज की वीडियो फंडामेंटल राइट्स पर बनाई गई है। इससे पहले की जो वीडियो बनाई गई थी वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और साधारण अधिकारों में क्या फ़र्क है, इस तरीके की वीडियोस बनाई गई हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया या नहीं हटाया, हटा दिया गया तो उसे कहाँ शामिल किया गया, ये थोड़ी सी नॉलेज। और बाकी फिर हम अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स डिटेल में अगली वीडियो से पढ़ना शुरू कर देंगे। यूपीएससी के चाहे आपके मेंस के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो, फंडामेंटल राइट्स क्लियर होते ही मैं आपको करवाना चालू कर दूंगा। पीएससी के सारे क्वेश्चंस चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, फंडामेंटल राइट्स क्लियर होने के साथ ही मैं आपको करवाना चालू करूंगा। इसमें भी आपके पीएससी के क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चंस था, यानी कि एमपीपीएससी 2020 में एक फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इस वीडियो में इंक्लूड है। पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हमारी जो वीडियो आ रही है उनमें यूपीएससी के क्वेश्चन भी हम शामिल करते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में ये लिखे गए हैं, यानी पार्ट 3 में। यानी कि इससे पहले भाग 1 जो कि यूनियन एंड इट्स स्टेट्स था, उसके बाद भाग 2 जिसमें हमने सिटीजनशिप पढ़ा, और भाग 3 में जहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। कहाँ से कहाँ तक हैं, तो आर्टिकल 12 से 35। यानी कि अगर आप देखें यूनियन एंड स्टेट्स जो हमने पढ़ा 1 से 4 तक, उसके बाद हमने सिटीजनशिप पढ़ा भाग 2 में जो कि 5 से 11 तक, और उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। टोटल नंबर ऑफ राइट्स हैं 6। अब जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वर्तमान में वो कितनी है, 6। अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो फ्रेमर्स रहे हैं, भारतीय संविधान के जो निर्माता रहे हैं, उन्होंने एफआर कहाँ से लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यानी कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित किए गए हैं और भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में ये डिस्क्राइब्ड हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्ना कार्टा इन्हें क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन सीधा पूछ भी लिया जाता है कि किनको भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इनकी मैग्ना कार्टा की संज्ञा इस कारण से दी गई है, वास्तव में जो मैग्ना कार्टा है वो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में लेके आया गया था। और चूंकि आपको पता है कि इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, क्यों नहीं है क्या नहीं है, इस पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी जल्दी ही। तो भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहने की एक मुख्य वजह क्या है कि 1215 में इंग्लैंड में जब राजाओं का शासन हुआ करता था तो कुछ सामंतों और जनता के दबाव के कारण लोगों के लिए एक अधिकारों का समावेश किया गया था। बहुत सारे अधिकार प्रदान कर दिए गए थे। पहले पूरी की पूरी शक्ति राजा में हुआ करती थी, लेकिन राजा की शक्ति को बांटकर कुछ हद तक लोगों को दे दिया गया था। उसी को कहा गया था मैग्ना कार्टा। और चूंकि ये पहला लिखित ऐसा पत्र था जो कि जनता की शक्ति उसमें वर्णित थी, इससे पहले राजा के कोई भी कानून लिखित नहीं होते थे, लेकिन 1215 में मैग्ना कार्टा में लिखित नागरिकों के अधिकार दे दिए गए, इसलिए उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये पहली शुरुआत थी लोगों को अधिकार देने की, इस कारण से ये बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है और इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। Fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country. किसी भी संविधान में, किसी भी देश के संविधान में, चाहे अमेरिका से ही भारत में लिए गए हैं और अमेरिकी संविधान की ही हम बात कर लें, तो भी भारतीय संविधान में जितने बड़े स्तर पर वर्णित किए गए हैं मौलिक अधिकार, इतने किसी भी दूसरे देश के संविधान में इनको इतने अच्छे से व्याख्यायित नहीं किया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स, जो कि हम पहले की वीडियो में जान चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मौलिक अधिकार मुख्य रूप से वो होते हैं जो कि संविधान के द्वारा गारंटीड होते हैं, यानी संविधान उनकी गारंटी लेता है कि इनके किसी भी तरीके के हनन पर आपको एक अधिकार दे दिया जाता है कि आप न्यायालय जा सकते हैं और लागू करवा सकते हैं। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। और ये क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और सभी के लिए इक्वलिटी रखते हैं, साथ में इंडिविजुअल के हिसाब से यानी व्यक्ति के हिसाब से मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उसी हिसाब से लागू
किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलता ही है मौलिक अधिकारों में, तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन की जो चर्चाएं हैं वो हम मौलिक अधिकारों को जब एक एक करके बारी बारी देखेंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो किस आधार पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इंडिविजुअल्स की डिग्निटी यानी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, समाज का दबाव उस पर ना हो, स्वतंत्र रूप से व्यक्ति रह सके, उस कारण से भी ये दिए गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में भी हैं कि ऐसा नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट के चक्कर में व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दे दी जाएगी पब्लिक का इंटरेस्ट खो जाए। जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि जो नमाज अदा की जा रही है मस्जिदों में वो कम से कम माइक लगा कर ना की जाए, क्योंकि उससे लोगों को दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकार तो है, धार्मिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन समाज के इंटरेस्ट में इनमें कमी कर दी गई। या जैसे कि कोई भी व्यक्ति घूमना फिरना चाहता है लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक में उसकी घूमने फिरने की आज़ादी पर रोक लगा दी गई है। तो इंडिविजुअल्स तो हैं, लेकिन ये क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से इन्हें रोका जा सकता है। आगे अगर बात करें तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो मुख्य रूप से मौलिक अधिकार 7 तरीके के मौलिक अधिकार प्रारंभिक रूप में मौजूद थे। 7 तरीके के कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 यानी कि समानता का अधिकार, फिर राइट टू फ्रीडम दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ जो आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, उनका शोषण नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 से 28, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए अनुच्छेद 29 और 30। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 दिया गया, इसे हटा दिया गया, इस कारण से यहाँ पे मैंने रेड कलर कर रखा है इसको, यानी कि संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया, इस पे एक बड़ी अच्छी रोचक कहानी भी है और इस पे एक अनुसूची अलग से बन गई है भारतीय संविधान में, इसको भी हम देखेंगे और इसको जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 वास्तव में मौलिक अधिकार दिया जाना और उन्हें लागू करने की शक्ति ना देना ही सारे अधिकारों को खत्म कर देता है। यानी कि जब भी मौलिक अधिकारों को खत्म किया जाता है आपातकाल लागू करने के लिए, तो मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होते हैं, उनका लागू करना खत्म कर दिया जाता है। यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर मान लीजिए कि इनमें से आपके कोई मौलिक अधिकार उल्लंघित हो रहे हैं, लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट जाकर उसे लागू करा सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट की शक्ति ही खत्म कर दी जाए तो आप कहाँ लागू कराएंगे, तो कहीं नहीं कराएंगे। तो वैसे ही मौलिक अधिकार किसी कार्य के नहीं रह जाते हैं फिर, इसीलिए ये अधिकार देना भी आवश्यक था, इसलिए ये अधिकार भी दिया गया था। कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार हैं, उन 6 में से एक अधिकार आपका क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आपको न्यायालय जाकर अपने अधिकार को लागू करा सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। यानी कि इनको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि संवैधानिक उपचार किस प्रकार से, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है कुछ प्रकार की रिट जारी करते हैं, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, कौन कौन सी वो रिट हैं ये भी हमें आगे पढ़ना है। इसी में एक चीज और आपकी लिखी गई है, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 और 19(1)(f) में भी ये वर्णित था, वो भी जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो देखेंगे उसे भी हटा दिया गया। तो ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। एमपीपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो 2020 12 जनवरी को जो एग्जाम हुआ एमपीपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। जस्ट अभी हमने पढ़ा, संपत्ति के अधिकार को यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। सिर्फ हटाया ही नहीं, इसने बहुत सारे क्वेश्चन उठा दिए कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल कहा जा रहा है क्योंकि संविधान में वर्णित है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जब हटा दिया गया तो सारे मौलिक अधिकार ही खतरे में पड़ गए। तो इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में जानेंगे। यहीं से हमारे मेंस के जो आंसर होते हैं वो बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, इन पे आलोचनाएं शुरू हो जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी हम आगे सभी वीडियोज़ में देखते रहेंगे। इसमें सीधा सा जो हमने देखा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, आंसर है सी,
ध्यान रहे इस तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्ट फैक्चुअल होते हैं, या आपको आते हैं तो बनते हैं, नहीं आ रहे हैं तो नहीं बनते हैं। इनमें दिमाग लगाने का कोई सवाल नहीं उठता है। यानी कि या तो आपको 37वां, 38वां और 42वां संविधान संशोधन आता हो तो आप 44वें को अलग कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं आते हैं, दो में भी अगर आप कंफ्यूज हैं 38 और 44 में, तो भी आप इस आंसर में बहुत हद तक गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ये फैक्चुअल होते हैं, और इन्हें याद रखना ही सर्वोपरि हमारी दायित्व होता है, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो फैक्चुअल हैं वो भी कुछ हद तक हमें करने ही होते हैं। तो शेयर सब्सक्राइब करें पॉलिटी विद भास्कर, और जिस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको अगर हैं, डाउट्स हैं, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी नीचे दे दी जाएगी, आप वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और रिलेटेड वीडियो अब आपको इसके साथ दे दिया करेंगे नीचे लिंक में, कि इसको समझने के लिए आपको कौन सी रिलेटेड वीडियो पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।